Hello students, I am Ravi Kumar from KV CRPF मोकामा घाट। आज हम लोग ज्योग्राफी का 4th चैप्टर एग्रीकल्चर में हम लोग जानेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, यानी ग्लोबलाइजेशन का एग्रीकल्चर पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में जानेंगे। यानी ग्लोबलाइजेशन का मतलब वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन किसको हम पहले कहेंगे, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो उतना भी उत्पादन किया उसको इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि डिफरेंट कंट्री के साथ ट्रेड होता है, व्यापार किया जाता है, तो उसी को हम ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं। ठीक है, यानी वैश्वीकरण पूरा ओपन कर दिया जाता है कि डिफरेंट देशों के साथ मिलकर अपना व्यापार कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो उस चीज़ को हम ग्लोबलाइजेशन या फिर वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ग्लोबलाइजेशन कोई न्यू फिनोमिना नहीं है, यानी नया कोई इवेंट नहीं है। जब इंडिया में कॉलोनाइजेशन यानी जो उपनिवेश जब था, यहाँ पर उपनिवेशिक जो ब्रिटिश काल था, ब्रिटिश लोग थे या फिर और यूरोपीय ट्रेडर लोग थे, तो उस समय में भी ग्लोबलाइजेशन इंडिया में मौजूद था, इंडिया में था ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, और 19th सेंचुरी में यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया में आए थे। उस समय में भी इंडियन स्पाइस, जो भारतीय जो मसाला था, उसको वो दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता था। इंडियन मसाला को दूसरे देश में निर्यात किया जाता था। और उस समय साउथ इंडिया के जो फार्मर थे, साउथ इंडियन जो फार्मर, उनको इनक्रेज किया जाता था, उत्साहित किया जाता था कि आप क्रॉप को उगाएं, अनाज को उगाएं। ठीक है, आज भी इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसमें इम्पोर्टेंट आइटम्स के रूप में स्पाइस ही है, यानी मसाला को ही अभी भी इंपोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरे देशों में। ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिश काल के समय में, ब्रिटिश के समय में कॉटन जो बेल्ट था, जो कॉटन जो कपास का जो क्षेत्र था, उत्पादक क्षेत्र की ओर उन लोग अट्रैक्ट थे, यानी आकर्षित थे उस साइड कॉटन बेल्ट की ओर। और कॉटन को उन लोग क्या करते थे, ब्रिटिश लोग, उसको एक्सपोर्ट किया जाता था इंडिया से। जो रॉ मटेरियल के रूप में कच्चा माल था कॉटन का, उसको किसी दूसरे देश में, मेनली रूप से कहिए तो ब्रिटेन में, ब्रिटेन के कहाँ पर, मैनचेस्टर एंड लिवरपूल में। तो जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री था मैनचेस्टर और लिवरपूल में, वहाँ पर फ्लोरिस्ट यानी जो फल फूल रहा था, मैंने बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि मेन रीज़न उसका था कि इंडिया से जो कॉटन था वो गुड क्वालिटी के, बहुत ही अच्छा कॉटन वहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता था। इसलिए वहाँ पर जो इंडस्ट्री थी मैनचेस्टर और लिवरपूल में, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो वहाँ पर फ्लोरिश कर रहा था, फल फूल रहा था, मैंने बढ़ रहा था। ठीक है, और इसी तरह से हम जानते हैं कि 1970 में बिहार में क्या हुआ था, चंपारण मूवमेंट हुआ था, चंपारण विद्रोह। ठीक है, तो इसका स्टार्ट होने का मेन रीज़न क्या था कि वहाँ के जो फार्मर थे उन लोग की फोर्स किया जाता था, किसके लिए, तो इंडिगो यानी जो नील होता है उसकी खेती करने के लिए, कि नील को खेती करिए अपने खेतों में। जिसके कारण क्या था कि वहाँ के जो फार्मर थे उन लोग की अपनी परिवार को फूड ग्रेन, जो खाने का जो भोजन जो खाने के लिए जो अनाज है, उसको उगा नहीं पा रहे थे। जिसके कारण क्या हुआ कि वहाँ पर मूवमेंट हुआ चंपारण में, और उसको क्या है कि नील को उगाने के लिए ब्रिटिश इसलिए फोर्स कर रहे थे ताकि उसका जो यूज था नील का, वो
बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी किसको, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, इसलिए ब्रिटिश लोग ज़्यादा फोर्स करते थे कि नील को उगाया जाए। ठीक है। और एक चीज़ और हम लोग जानेंगे कि 1990 में के बाद जब इंडिया में ग्लोबलाइजेशन आया था, यानी वैश्वीकरण जब हुआ इंडिया में, खोल दिया गया पूरा देशों के आने के लिए, यहाँ पर ट्रेड करने के लिए। ग्लोबलाइजेशन में क्या है, पहले ही बताएं, इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड किया जाता है, व्यापार किया जाता है डिफरेंट कंट्री के थ्रू। तो जब इंडिया में 1919 में ग्लोबलाइजेशन आया तो इंडिया में उसके वजह से जो यहाँ के जो फार्मर थे, इंडियन फार्मर, उनको एक न्यू चैलेंज फेस करना पड़ा, एक नया चैलेंज उत्पन्न हो गया उनके सामने, इंडियन फार्मर के सामने। ठीक है। और एक चीज़ और, जो इंडियन फार्मर का मेन प्रोड्यूसर क्या था, इंडियन लोग क्या उत्पादन करते थे, तो राइस हो गया, कॉटन हो गया, रबड़, टी, कॉफ़ी, जूट और स्पाइस, ये सभी उनका प्रोडक्ट करते थे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट था। लेकिन जो डेवलप्ड जो कंट्री थे, जो डेवलप्ड कंट्री, उन लोगों को क्या था, डेवलप कंट्री को, कि जैसे यूएसए हुआ या फिर यूनाइटेड किंगडम या फिर रूस कहिए, ये सभी डेवलप कंट्री थे। तो उनके साथ क्या था कि कंपटीशन करने में, जो कंपटीशन का जो भाव हुआ ग्लोबलाइजेशन के कारण, इंडियन जो फार्मर थे वो सक्षम नहीं थे। क्यों नहीं थे, इसका भी कारण था कि जो डेवलप्ड कंट्री में जो एग्रीकल्चर जो होता था, खेती, कृषि, उसे हाईली सब्सिडी एग्रीकल्चर था, मैंने जो गवर्नमेंट के थ्रू वहाँ पर हाईली सब्सिडी दिया जाता था और भी ध्यान दिया जाता था फार्मर के प्रति, जिससे के कारण इंडियन जो फार्मर थे वो डेवलप कंट्री के से कंपटीशन में वहाँ पर टिक नहीं पाए, यानी सक्षम नहीं हो पाए। ठीक है। जिसके कारण इंडिया में आज क्या था कि एग्रीकल्चर जो था, इंडियन एग्रीकल्चर, वो खुद को एक तरह से क्रॉस रोड का मतलब दो राह पर चल रहा था इंडियन जो एग्रीकल्चर था। ठीक है। क्रॉस रोड, दो राहें पर था एक तरह से। ठीक है। और जो यानी कि जो इंडियन एग्रीकल्चर को सक्सेसफुल, इसके लिए क्या हुआ, जब दो राह पर थे तो किस तरह से इसको उससे कंपटीशन में रखा जाए। ग्लोबलाइजेशन जब लाया गया इंडिया में, तो डेवलप कंट्री से कि जो फार्मर थे, जो वहाँ पर खेती किया जाता, उसकी कंपटीशन में बने रहने के लिए क्या करना पड़ता कि उसके लिए एग्रीकल्चर को सक्सेसफुल करने के लिए एंड प्रॉफिटेबल, माने ज़्यादा इनकम हो, प्रॉफिट हो, उसके लिए वो क्या करते कि जो मार्जिनल जो फार्मर थे और जो स्मॉल फार्मर यानी सीमांत और छोटे किसानों की जो कंडीशन था, उसको इम्प्रूवमेंट करना बहुत ज़रूरी था, उसको सुधार करना बहुत ज़रूरी था। जोर दिया गया, उस पर सुधार किया गया ताकि वो कंपटीशन में बना रहे। ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन था इंडिया में। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या हुआ कि इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला था, लेकिन उसके वजह से क्या हुआ कि और भी रिजल्ट तो ठीक था, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया इंडिया में, और उसके वजह से और भी कंट्रोवर्सी यानी विरोध जो होने लगा, एक दूसरे में विवाद खड़ा हो गया, एक तरह से कंट्रोवर्सी हो गया, विवाद भी खड़ा हो गया। क्यों हुआ? फॉर एग्जांपल के तौर पर हम जानेंगे
कि इसमें जब ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या था कि अधिक से अधिक केमिकल का यूज किया जाता था उसमें। तो यूज करने से क्या हुआ कि जो ग्राउंड वाटर की जो क्वालिटी थी वो धीरे धीरे खराब होती गई, और जो बायोडाइवर्सिटी थी, जो जैव विविधता जो होता है हमारा, वो धीरे धीरे वो कम हो रही थी, या फिर एक तरह से कहिए कि ख़त्म होते जा रहे थे। जिससे क्या हुआ कि लैंड डिग्रेशन यानी भूमि का निम्नीकरण होना स्टार्ट हो गया। लेकिन आज बात होती है क्या, ग्रीन रिवॉल्यूशन से कहीं आगे एक और बात है क्या, जीन रिवॉल्यूशन यानी जीन क्रांति। तो जीन क्रांति का मतलब क्या है यहाँ पर कि जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी जो क्रॉप है उसके जीन को चेंज किया जाए और हम जैसा चाह रहे हैं उसके अनुसार वैसा ही क्रॉप को बनाया जाए। यही है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ जो केमिकल के यूज से बचने के लिए क्या किया जाएगा, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि किस तरह से ग्रीन रिवॉल्यूशन में केमिकल का अधिक यूज किया गया था। और केमिकल से बचने के लिए जो हमारे पास ऑप्शन क्या था, एक चीज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग का, यानी कार्बनिक खेती जो होता है वो था, कार्बनिक कृषि खेती करना। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में किया जाता था क्या कि बिना किसी केमिकल का, विदाउट केमिकल, उसमें केमिकल का यूज नहीं किया जाता है। यानी कि जो फर्टिलाइज़र का जो यूज किया जाता था पहले उर्वरक का या फिर पेस्टिसाइड जो हुआ उसका यूज किए बिना ही ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाता है। और यह इन्वायरमेंट को नेगेटिव मैनर जो होता है, नकारात्मक प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है, हमारा पर्यावरण पर कोई भी इफेक्ट नहीं करता है। तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करके हम बायोडाइवर्सिटी या फिर सॉइल को हम बचा सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम जो यहाँ के जो फार्मर हैं, जो फार्मिंग के लिए, खेती में सुधार करने के लिए एक तरह से उपाय है ऑर्गेनिक फार्मिंग करना। ठीक है। और जानेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के अलावा, और इसके साथ साथ जब ऑर्गेनिक फार्मिंग किए तो एक मिनट, तो यहाँ पर कुछ ये फ्यू इकोनॉमिस्ट, कुछ अर्थशास्त्री लोगों को यह मानना है कि इंडियन फार्मर को फ्यूचर जो है वो उतना अच्छा नहीं है, जो कि उनके पास जो ज़मीन है, जो लैंड है उन लोग के पास, फार्मर के पास, वो काफ़ी स्मॉलर यानी छोटा है, और उस पर फूड ग्रेन उन लोग उगाते हैं और उसका प्राइस भी उन लोग को ज़्यादा नहीं मिलता है। एक तो छोटा सा किसान भी है और एक छोटा सा प्लॉट है उन पर, और जो फूड ग्रेन जो उगाते हैं उसका प्राइस भी उतना अच्छा नहीं मिलता है, जिससे क्या है इंडियन किसानों का जो भविष्य है वो अंधकारमय है एक तरह से कहिए तो। ठीक है। तो इसके साथ साथ बताया गया है कि इंडिया में
पॉपुलेशन लगभग 833 मिलियन है, 833 मिलियन 833 मिलियन है। और वो डिपेंड कितना पर करते हैं, वो मात्र 250 मिलियन हेक्टेयर एग्रीकल्चर की जो लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड, खेती के जो लिए भूमि है, उस पर ही निर्भर है कितना, 833 मिलियन लोग। यानी एक हिसाब से देखा जाए तो एवरेज है एक पर पर्सन पर हाफ हेक्टेयर, ठीक है, आधा हेक्टेयर से भी कम एक तरह से कहिए तो कृषि भूमि आता है एक आदमी पर, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेगा कि जब ज़मीन कम है तो उसके लिए क्या होगा कि किसान को, जो इंडियन फार्मर हैं, उनको अपना खेती को डाइवर्सिफाई करना होगा। यानी कि ऐसे चीज़ों को उगाना होगा, क्रॉपिंग पैटर्न के माध्यम से ऐसे चीज़ों को उगाना होगा जिसका वैल्यू, हाई वैल्यू क्रॉप्स हो, जिसका वैल्यू हाई हो, जिससे कि उनका इनकम भी बढ़ सके, इंक्रीज हो जाएगा इनकम भी, ठीक है। और उसके साथ साथ एक इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की जो समस्या थी वो भी कम कर सकते हैं। और किसान है जो आसानी से फ्रूट को उगाकर भी इनकम अच्छा कर सकता है। मेडिकल हर्ब्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, बायोडीजल क्रॉप्स लाइक जेट्रोफा एंड जोजोबा को उगाकर अच्छा इनकम कमा सकता है इससे। और ये सभी के लिए लेस इरिगेशन यानी सिंचाई की भी बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इस तरह से तो जो किसान है इस तरह से के जो फसल उगाकर वो क्लाइमेट, जो हमारा पर्यावरण है, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट एंड सॉइल को, उसकी क्वालिटी जो डिग्रेड हो रही है उसको भी ये रोक सकते हैं। और इसके साथ साथ ही उनका जो इनकम है वो भी बढ़ सकता है। और जो इंडिया की जो डाइवर्स क्लाइमेट है, इंडिया में क्या है, डाइवर्स क्लाइमेट है, यहाँ की जलवायु विविधता है, यहाँ डिफरेंट टाइप की जलवायु यहाँ पाया जाता है। उसको भी अगर यूज किया जाए तो हाई वैल्यू क्रॉप्स को उगाने के लिए अगर यूज किया जाए तो उगा सकते हैं। और इस तरह से फार्मर की जो स्थिति है, वो कंडीशन जो है उसमें अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा, अच्छा हो सकता है हाई वैल्यू क्रॉप उगाकर, ठीक है। इस तरह से हम जानें कि ग्लोबलाइजेशन का इंडियन फार्मर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, ठीक है। ओके।